नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की इस क्लास में। आज की क्लास में हम संडे पेपर का जो मैथ्स वाला पार्ट है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो कल आपका संडे का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है। पेपर जो है वो एक्चुअली जो मेंस का पेपर है 2024 का, उसके कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए इस पेपर में रखे गए थे। तो साथ साथ में अपना 2024 मेंस का जो सॉल्यूशन है वो भी हो जाएगा और उसके साथ साथ में आपके जो पेपर प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। अब पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एंड क्यू पार्टिसिपेट इन ए 400 मीटर रेस। पी रन्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। पी गिव्स क्यू ए लीड ऑफ 20 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 13 सेकेंड्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ क्यू? राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेज, है ना। क्वेश्चन है कि पी और क्यू एक दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। तो क्यू की चाल कितनी होगी? 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करके बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो मान लीजिए कि ये एक रेस है, इसकी लेंथ दे रखी है, आपको लंबाई दे रखी है 400 मीटर। अब ए और बी दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। ए शुरू से लेके यहाँ तक दौड़ता है और ए नहीं दिया हुआ, पी दे रखा है। चलिए पी ले लेते हैं। पी यहाँ से दौड़ता है और पी ही जीतता है, मतलब पहले यहाँ पे पी पहुंचेगा। ठीक है, पी की स्पीड भी गिवन है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। इसके साथ साथ ये दिया हुआ है कि पी क्यू को 20 मीटर की लीड देता है, 20 मीटर की लीड। मान लो क्यू यहाँ से दौड़ता है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर दे रखी है हमें, ये 20 मीटर है। और फिर भी पी जो है वो 13 सेकंड से 13 सेकंड से जीतता है। इसका मतलब क्यू जो है वो अभी रेस खत्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्यू को अभी भी रेस के लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए 13 सेकंड्स और रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, 13 सेकंड से जीतने का मतलब कि पी क्यू से 13 सेकंड पहले पहुंचा एंड पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब हमें ये बताना है क्यू की स्पीड कितनी है। पी की दे रखी है, क्यू की बतानी है। देखो पहले तो ये देखो कि पी कितने मीटर दौड़ा, 400 मीटर। ठीक है, कितनी स्पीड से दौड़ा? तो 12 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये पता कर सकते हैं पी को टाइम कितना लगा रेस में। ठीक है, तो जो पी को टाइम लगेगा वही हो जाएगा रेस का टाइम, यानी दौड़ का समय जो है वो कितना होगा, पूरी दौड़ कितने समय तक चली है। तो 400 मीटर 12 की स्पीड से, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको हमें चेंज करना होगा 5/18 करके मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 6 × 2 × 3 और ये 80। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 40 × 3 मतलब 120 सेकंड। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 सेकंड जो है आपका टाइम आ रहा है रेस का। रेस के टाइम का मतलब है कि पी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 120 सेकंड लगे और क्यू को यहाँ से यहाँ तक जाने में 120 लगे। तो अब ये डिस्टेंस तो हमें नहीं गिवन है, लेकिन ये पूरी यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है, क्योंकि ये वाली 20 है तो ये डिस्टेंस कितनी बची? ये बच जाएगी आपकी 380 मीटर। तो अब अगर Q यहाँ से यहाँ तक गया तो उसको 120 सेकंड लगे, लेकिन अगर यहाँ तक जाता तो 13 सेकंड और लगते। इसका मतलब 120 + 13 यानी 133 सेकंड्स लगते उसको, अगर वो पूरा 380 मीटर दौड़ता। ठीक है, तो स्पीड ऑफ Q क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ Q, डिस्टेंस कितनी दौड़नी है उसको? 380। अगर वो 380 पूरा दौड़ता तो उसको 120 + 13 सेकंड लगती है। ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। 380/133 किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी क्यू की स्पीड आ जाएगी और ये ऑलमोस्ट जो स्पीड है वो लगभग आएगी 10.29 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये क्लियरली देख सकते हैं आप कि ये लगभग 10 बार ही डिवाइड हो रहा है, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे, 11 बार डिवाइड नहीं होगा। इन दोनों में से चेक करना है तो थोड़ा आप कैलकुलेशन करके एक डिजिट तक देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा आपको कि कितना आने वाला है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन।
चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, ज्योमेट्री का ट्रायंगल का जो पार्ट है वहाँ से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए पी क्यू आर ट्रायंगल है, और आर जो है वहाँ पर राइट एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये मान लो पी है, ये आर पे राइट एंगल है, और ये क्यू है। अब आपको दिया हुआ है पी क्यू जो है वो 29 है, ये वाली 29 सेंटीमीटर है, और क्यू आर ये वाली जो साइड है ये 21 है, और हमें पता है कि 20, 21 और 29 ये ट्रिपलेट बनेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये वाली साइड आ गई 20 सेंटीमीटर, बची हुई साइड 20 होनी चाहिए, ठीक है। हमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया कितना, अगर ये वाला थीटा है, देखो क्यू वाला थीटा बोला हुआ है क्वेश्चन में, कि अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू बताएं क्या होगी। तो अगर ये थीटा है तो बेस ये हो गया, तो 21/29 हो गई कोस थीटा की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपो, आधार बट्टे कर्ण। और साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 20 और हाइपोटेनस हो गया 29, तो 20/29 का स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करने की ज़रूरत है नहीं हमें, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर दो पार्ट में ब्रेक करें, दो फैक्टर में लिखें, तो ए प्लस बी और दूसरा होता है ए माइनस बी। फॉर्मूला लगाएं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दो इसके फैक्टर हो गए। ये वाला आएगा आपका 41/29 और ये वाला आएगा 1/29, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 41/841, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन जो है जो है आपका आंसर होगा करेक्ट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में एक जो है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है कि अमित जो है पहले साल में उसको 6% और दूसरे साल में 20%, फर्स्ट जो ईयर है उसमें 6% जो है उसकी इंक्रीज है, और सेकेंड ईयर में 20% का इंक्रीज है, ठीक है, उसकी सेल्स में, बिक्री में। तो आपको कह रहे हैं कि अगर करंट जो है उसका जो इंक्रीज सॉरी जो उसकी सेल्स है वो ये 2,54,400 है ना, मतलब 2,54,400 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, मतलब हमें पीछे जाके बताना है कि कितना था। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो अभी वाली है वो कितनी है, 2,54,400। अब पहले साल कितनी बढ़ी थी, 6%, तो अगर आपको वापस पीछे जाना है तो 100/106 हो जाएगा, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे 100/106, और 20% मतलब ये हो जाएगा 100/120। आप चाहें तो सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 50/53, और ये हो जाएगा 5/6, और 6 से इसको कैंसिल आउट करें तो 4, 2, 4 ये बन रहा है, ठीक है। और ये आपको दिखाई दे रहा है 53 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार, 8, हाँ 8 बार, तो 800 आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये 8 × 5 40, 40 × 5 200, ठीक है, 200, और उसके आगे 3 जीरो और आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो है इतने रुपए की सेल्स थी या बिक्री थी 2 साल पहले, है ना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो एक आदमी 680 रुपये में एक मोबाइल खरीदता है और उस पर उसको कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 1,070 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ जो है वो पहले वाली हानि का दुगुना होता, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य कितना है, देखो अगर वो पहला एसपी देखें उसका, है ना, पहला विक्रय मूल्य देखें, मतलब पहला एसपी जो है वो 680 रुपीज़ है, और कह रहे हैं कि अगर इसे वो दूसरा एसपी मतलब एक और एसपी दिया है कितना, इतने में बेचता, तो यहाँ पर पहले वाले में जो लॉस हो रहा था उसका दुगुना उसका क्या होता, प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपी जो है वो कहीं बीच में होगा, दोनों के बीच में कहीं पर सीपी होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सीपी यहाँ था, तो ये इससे कम होगा। मान लेते हैं कि x रुपए का लॉस हो रहा था या हानि हो रही थी, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा उसका वो 2x का होगा,
2x रुपये का प्रॉफिट होगा, डबल प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है? एस पी सी पी का डिफरेंस। लॉस भी क्या होता है? सी पी और एस पी का डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में 3x का डिफरेंस है। 2x का ये है और x रुपये का ये है। तो 3x की जो वैल्यू है, 3x की जो वैल्यू है वो बराबर है इन दोनों के डिफरेंस के, यानी 1070 माइनस 680। तो 3x बराबर हो गया अपना ये 32 प्लस 7 मतलब 39। x की वैल्यू आ जाएगी 130। इसका मतलब पहले वाला जो लॉस था वो 130 रुपये का था, और ये जो है ये डबल हो जाएगा, मतलब 260 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें से ये कम कर दो 2x तो भी सीपी आ जाएगा, और इसमें अगर ये x ऐड कर दें तो भी सीपी आ जाएगा ना। तो आपको कॉस्ट प्राइस या फिर सीपी निकालना है, तो 130 ऐड कर दो, 680 में 130 ऐड कर दो। ठीक है, तो सीपी जो है वो आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 810, 810 रुपये है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए एग्जाम में, इजी सा बिल्कुल पेपर है, और उम्मीद करते हैं आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे होंगे सभी लोगों के। ठीक है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल का हम ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, तो ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2000 रुपीज़ है, उस पर 6.5% की रेट से 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक का साधारण ब्याज बताना है। देखो पहले तो हम काउंट कर लेते हैं इन दोनों डेट में कितना टाइम है। ठीक है, देखो मूलधन पी दे रखा है हमें कितना, 2000, रेट कितनी है तो 6.5% पर एनम, ये हमें रेट दे रखी है। ठीक है, अब 13 फरवरी 2023 से 27 ऑफ अप्रैल 2023 ये टाइम निकालना है हमें। तो इस टाइम को अगर आप कैलकुलेट करें, टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, एक डे छोड़ देते हैं, चाहे तो 13 फरवरी आप जो है उसको छोड़ दें, लेफ्ट कर दें उसको, और या फिर 27 को छोड़ दें, है ना, एक दिन छोड़ लेते हैं। चलो 13 फरवरी अगर छोड़ दें तो 2023 मतलब सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है, इसका मतलब फरवरी होगी 28 डेज की। 28 डेज में से 13 माइनस कर दिया तो इसका मतलब 15 डेज तो वो बचे, 28 में से 13 कम कर दो, तो फेब में कितने बचे, 13 डेज। मार्च में, मार्च तो किसी भी ईयर का हो 31 होंगे, और अप्रैल, अप्रैल जो है उसके दिए हुए हैं कितने, 27। और अगर इन तीनों को हम ऐड करें, ये 27 ऑफ अप्रैल दिया हुआ है, तो 7 1 हो गया आपका 8, 8 और 3 1 मतलब 1 हो गया, 3 2 5 6 7, 7 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ब्याज बताना है कितना होगा, 13 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 71 आ रहा है ये, और आपको पता है कि टोटल डेज जो है वो कितने होते हैं, 365 आएगा, है ना, 365। तो अब देखो 365 से हम डिवाइड करें तो ये ईयर में चेंज होगा, क्योंकि इस ईयर में 365 दिन है टोटल। ठीक है, तो अगर आप इससे डिवाइड करोगे इसको तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा, और ये जो है आपका ऑलमोस्ट 7 × 5, ये 1, और ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 5 आएगा, ये 73 होना चाहिए डेज इसमें। कुछ मिस्टेक है, एक मिनट चेक करते हैं। 13 ऑफ फरवरी 2023। ठीक है, तो 13 फरवरी को अगर हम छोड़ दें, हमने एक यहाँ पे 2 दिन कम लिख लिया भाई, ये 15 डेज थे। ठीक है, 15 दिन थे, तो ये 73 हो जाएगा, क्योंकि 73 जो है ना वो 365 का फैक्टर है। ठीक है, 73/365, ये ईयर में चेंज करने के लिए किया हमने। ठीक है, ये ईयर में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/5 ईयर। और अब आप इजीली ब्याज बता सकते हैं, ब्याज क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट 6.5% इंटू टाइम यानी 1/5, और 5 से इसको आप कैंसिल आउट करोगे 1.3, और 1.3 इंटू 2 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 26 रुपये। ठीक है, जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें ये वाला फैक्टर ही आता है, मतलब जो डेज आते हैं, नंबर ऑफ डेज, जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 73 या इसका डबल यानी 146, या इसका 3 गुना मतलब 219, है ना, इस तरह से ये नंबर ऑफ डेज आते हैं इसमें, है ना, या 4 गुना आ जाएगा,
ठीक है, तो 292 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और 5 गुना तो फिर इसका इंटू 5 करेंगे तो ये 365 होता ही है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इन्हीं में से नंबर ऑफ डेज मिलते हैं। तो अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी आपको आइडिया लग जाए कि 73 है तो वो 73 ही आना है, क्योंकि बाकी से ये कैंसिल आउट होगा नहीं, फिर ये डेसिमल में चली जाएगी वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्ट थोड़ा ध्यान भी रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे। देखो क्या दिया है कि x जो है वो 4 प्लस रूट 6 है और y जो है वो 4 माइनस रूट 6 है, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 4 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर हो गया और 4 माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ आप देखो है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, यानी ये बनेगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ए ये हो गया ना 4, और बी मतलब रूट 6 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस 6 22 इंटू 2 यानी 44। इसका आंसर हो जाएगा 44, ए ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर देखो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एज में से पूछा गया है, या आप रेशियो प्रोपोर्शन मान सकते हैं, उसमें से पूछा है कि दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज जो है करंट एज यानी वर्तमान आयु जो है वो 4:3 के रेशियो में है, करंट एज जो है वो 4:3 के रेशियो में है, और आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल के बाद में यही रेशियो बदल के 6:5 हो जाएगा। तो आप चेक करें कि देखो दोनों की जो एज है वो रेशियो में कितनी बढ़ रही है, दोनों में 2 का इंक्रीज है, और ये 2 जो है वो एक्चुअल में ईयर में कितना है, 4 ईयर का है। तो 2 की वैल्यू 2 रेशियो बराबर जो है वो 4 ईयर्स है, इसका मतलब 1 रेशियो जो है वो 2 ईयर्स के इक्वल है। तो अगर हम करंट एज निकालें तो इसकी तो एज हो जाएगी, देखो फर्स्ट वाले की ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए की एज तो हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 रेशियो 2 के बराबर है, तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी 8 ईयर्स, 8 ईयर्स। और बी जो है उसकी करंट एज हो जाएगी 3 इंटू 2 यानी 6 ईयर्स। दोनों का अगर अभी टोटल देखें तो कितना है, 14 ईयर्स। अब अगर ये भी 22 बढ़ जाए और ये भी 22, क्योंकि 22 साल बाद का पूछा है ना, दोनों में 22 ईयर्स ऐड करें तो मतलब 14 ईयर्स में 44 ऐड हो जाएगा, यानी कितने ईयर आ जाएगा, इसमें अगर हम देखें तो 58 ईयर्स। दोनों का 22 साल बाद जो टोटल होगा वो 58 ईयर्स होगा, यानी सी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट, आपको इनका एलसीएम बताना है। देखो एलसीएम में क्या है कि जो फैक्टर होते हैं प्राइम फैक्टर, एक्चुअल में प्राइम फैक्टर जो होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर चूज करनी होती है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखिए तो तीनों नंबर में दो दो जो है प्राइम फैक्टर, उसकी हाईएस्ट पावर अभाज्य गुणनखंड 2 जो है उसकी हाईएस्ट फैक्टर क्या उसकी पावर हाईएस्ट क्या होगी, तो 2 की पावर 3 जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, यहाँ भी देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ है ही नहीं, 0 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 हाईएस्ट है। अगर हम 9 की पावर देखें तो 9 अगला फैक्टर जो है 9, 9 हालांकि प्राइम नहीं है लेकिन 9 ही लिखा हुआ है और 9 है नहीं कहीं पे, है ना, तो 9 की पावर हाँ ये सीधा ढूंढ सकते हैं हम, कितना है, 9 का क्यूब है, यहाँ 9 है नहीं, यहाँ भी 9 का क्यूब है, तो इसका मतलब 9 की पावर जो है वो 3 होगी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो 13 है, 13 की पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई। ठीक है, और फिर 19 है एक फैक्टर, 19 इसमें तो है नहीं, इसमें 1 पावर है, इसमें 2 है, तो इसका मतलब 19 की पावर 2, तो ये एलसीएम हो जाएगा इनका। ठीक है, ये एलसीएम होगा। अब देख लो कौन सी ऑप्शन में दिया है, 2 की पावर 3, 9 की पावर 3, 13 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और जो शंकु या फिर कोन जो है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। दिया है कि यदि किसी शंकु का आधार व्यास यानी जो बेस है उसका डायमीटर 56 सेंटीमीटर है,
तो अगर बेस का डायमीटर 56 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी, मतलब 28 सेंटीमीटर। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना, 3080। तो सी एस ए होता है शंकु का या कोण का पाई आर एल, ये 3080 गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आर की वैल्यू 28 है और एल हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, 3080। तो 7 से ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 से सॉरी 4 बार, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 इंटू 7 और 4 इंटू 7 ये बन गया। 22 से इसको डिवाइड करते हैं, 22 इंटू 3, 22 इंटू 5, मतलब एल की वैल्यू जो है वो 35 सेंटीमीटर है। ये एल आ गया। लेकिन हमें पूछा हुआ है इसका आयतन, वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो वॉल्यूम जो है उसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम एच आएगा। तो पहले हमें एच निकालना, देखो आर है एल है, तो हमें पता है कि एच जो होता है वो होता है √L² माइनस आर स्क्वायर। हालांकि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम इसमें सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी आइडिया लगा सकते हैं कि एक नंबर 28 है और बड़े वाला नंबर, सबसे बड़े वाला नंबर 35 है। तो देखो 28 35, अगर इसमें से 7 कॉमन ले लें तो इसका मतलब 4 और 5 बचता है, और 4 5 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है, 3 के साथ। तो 3 4 5 बन गया ये, ठीक है, 3 4 5। इसका मतलब तीसरा जो नंबर है यानी जो एच आएगा वो कितना आने वाला है, 7 इंटू 3 यानी 21 आएगा ये। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 21 आ जाएगा ये। 21 सेंटीमीटर जो है वो एच की वैल्यू है। और अब हमें वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, और एच मतलब हमने अभी निकाला है तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। ये 7 से और 3 से 21, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 22 इंटू 28, 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट देखते ही पता लग जाएगा, 4 इंटू 2 मतलब 8 आने वाला है ना यूनिट डिजिट, और 8 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो मेंसुरेशन को थोड़ा आप ऑप्शन से जाना चाहें तो सीधा भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर हमें पता है भाई पाई आएगा वॉल्यूम में, मतलब 11 का मल्टीपल आएगा, और इधर जो है वो कोई भी पाई जो है वो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है इसमें, इधर है ना। तो अगर हम 11 का मल्टीपल ढूंढने जाएं तो देखो यहाँ पे 0 2 1 है ना, अल्टरनेट डिजिट, मतलब एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट जोड़ने हैं। तो 0 2 1 मतलब 3, और 5 और 2 7, 7 और 3 का डिफरेंस 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं हुआ। तो उसके बाद में ये देखो 1 3 और 1 यानी ये 5, और ये हो गया 14, 14 और 5, ये भी 9 आ रहा है डिफरेंस, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। तो देखें तो 6 और 1 7, और ये हो गया 11, 11 और 7 का डिफरेंस मतलब 4, वो भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें देखो अगर आप 8 2 और 1, 8 2 10 और 1 11, और ये 7 और 4 11, तो ये 11 माइनस 11 11 माइनस 11 जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये जीरो जो है वो डिवाइड होता है, जीरो सबसे डिवाइड है तो 11 से भी होगा। इसका मतलब सी ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, या उसके गुणा में आएगा वो, ठीक है। तो सी ऑप्शन ही, एक ही ऑप्शन ऐसा था एग्जाम में जो 11 का मल्टीपल था, तो आप डायरेक्ट मल्टीपल देख के भी आंसर लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट में दे रखा है कि अक्षय ने 21 सेंटीमीटर डायमीटर की 3 रिंग्स है उसके पास एक जैसी, ठीक है। उनको इस तरह से रखा है कि 2 रिंग जो है किसी एक रिंग को जो है वो टच कर रही है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से रखा हुआ है, देखिए जैसे ये एक रिंग रख दी उसने, और ये दूसरी रिंग, और ये तीसरी रिंग, इस तरह से रखा हुआ है, और तीनों का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी, 21/2 सेंटीमीटर। ये थोड़ा एक क्वेश्चन इसमें कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये 3 सर्कल है, हमें बोला हुआ है कि इनके बीच का जो ये एरिया, ये वाला एरिया जो है ये कितना होगा, ये वाला एरिया, ये इनके सेंटर है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मिलाएंगे, तो हमें पता है कि दो अगर टचिंग सर्कल हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टेंजेंट सर्कल हैं, तो उनके सेंटर जब हम मिलाते हैं तो जो सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो, जो उनका टेंजेंट पॉइंट है वहाँ से पास आउट होती है, मतलब स्पर्श बिंदु से गुजरती है।
तो ये एग्जैक्ट स्पर्श बिंदुओं से गुजरेगी, ठीक है, जो तीनों लाइन है, और ये बनेगा आपका ट्राइंगल। अब देखो ये और ये रेडियस बराबर है, ये भी बराबर है, आ रही है ना। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी साइड की लेंथ जो है वो 2r है, 2r मतलब इसका डबल यानी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो सारी साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तीन जो आपके पास में ये वाले जो पार्ट बन रहे हैं इनको हम बोलेंगे सेक्टर, रेडियल सेक्टर या त्रिज्यखंड। और एक त्रिज्यखंड का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और रेडियस जो है वो आर है यानी 21/2 है। तो इसका क्या एरिया, जो शेडेड एरिया है वो कैसे निकलेगा, तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4, और उसकी साइड की लंबाई है ना उसका स्क्वायर। तो साइड इसकी 2r है, 2r मतलब 21, तो 21 का स्क्वायर आएगा। उसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो तीन त्रिज्यखंड है। अब तीन त्रिज्यखंड देखो 60, 60 और 60 मतलब 180, 180 का मतलब हो जाता है आधा सर्कल। तो ये आधे सर्कल का एरिया होगा इन तीनों में मिला के, और आधे सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे। आधे सर्कल का एरिया क्या होगा, हाफ सर्कल का या सेमी सर्कल का 1/2 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखो r की वैल्यू है अपने पास गिवन कितनी है, √3/2, ये 21 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है, और r की वैल्यू है 21/2। इसमें से अगर आप 21 का स्क्वायर कॉमन रख लें, ठीक है, और ये अगर सोल्व करें तो ये √3/4 आएगा, और ये वाला जो है ये बच जाएगा आपका 11/7 × 4 मतलब ये 28 हो जाएगा ना, 7 × 4 28 ये बनेगा। और √3 की जगह 1.73 रखना आपको, ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लो, लास्ट में 1.73 रखेंगे, तो इसका जो आंसर आपका वो लगभग 17 के आसपास बनेगा, ठीक है, 17.7 के आसपास, ठीक है। यानी ये वाला आंसर जो है वो बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई आप कर लेना, 17, 18 के आसपास आंसर बन रहा है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ABCD, एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें डायगोनल BD यानी विकर्ण BD जो है वो 70 सेंटीमीटर। मान लो कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो आप, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये ABCD ये आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल है। BD जो डायगोनल है ये वाला, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 70। फिर कह रहे हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया AL, ये परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ 18 है, और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर डाला गया है CM, इसकी लेंथ जो है वो 20 है, और आपको पूछा है ABCD का एरिया कितना होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार क्लास में बताया जाता है, बार बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। क्या होगा, इसमें दो ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे, ABD में और BCD में, दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास में पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो ABD का अगर एरिया निकालना है तो 1/2, इसका बेस ये वाली साइड बेस मान लो जो कि कितनी दी हुई है 70, और ये इस पे जो परपेंडिकुलर है ये हाइट हो गई, तो बेस इंटू हाइट मतलब ये हो गया इस ABD ट्राइंगल का एरिया। सेकंड वाले का निकाले तो 1/2, इसका भी बेस यही मान लो आप 70, और इस पे ये जो परपेंडिकुलर है इसको हाइट मान लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना। तो अब देखो 1/2, 70 तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 18, यहाँ बचेगा 20, मतलब ये हो जाएगा आपका 38। कॉमन लेके ऐड करेंगे बाकी बचे हुए को, तो 38 हो जाएगा। और इसको अगर इससे कैंसिल आउट करें तो 19, 19 × 7 133, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1330 आएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप केवल देख के मार्क कर सकते हैं, कुछ लिखना ही नहीं है इसमें। बोला है 24 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो 24 का मतलब है हमें चेक करना है 3 और 8 से, तो हम सीधा 8 से ही चेक कर सकते हैं। देखो 8 से चेक करेंगे तो ये वाला नंबर तो 8 से होने से रहा,
8 का रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना है। वो तो वैसे ही ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो 8 से डिवाइड नहीं होने वाली वो, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी ओड नंबर है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन हट गए। अब ये बचा आपका 118। इसको अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे 118 को, तो 118 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अब डिवाइड करके देख लें, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल 128 जो है यही 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ए ही ऑप्शन होगा, 3 से चेक ही नहीं करना पड़ेगा, सीधा 8 से ही पता लग रहा है, ठीक है, कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो दिया हुआ है कि एक टैंक जब पूरा भरा हुआ होता है एक टैंक जब पूरा भरा हुआ होता है तो एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है उसमें। आउटलेट पाइप मतलब जो पानी बाहर निकाल रहा है टैंक से। तो भरे हुए टैंक को वो 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो ए पाइप जो है वो 5.6 आवर में खाली कर सकता है, और पाइप बी जो है वो 7 आवर में भर सकता है खाली टैंक को, है ना। तो बी जो है वो इनलेट पाइप है, मतलब वो भरने वाला पाइप है, और वो 7 आवर में भर सकता है। अगर इन दोनों के हिसाब से हम एलसीएम ले लें, है ना, 5.6 और 7 का एलसीएम आपको लेना आता होगा 5.6, और इसको आप 7.0 लिख लो, है ना। दोनों में डिजिट सेम डिजिट रखो पॉइंट के आगे। तो 56 और 70 का जब आप एलसीएम लेंगे तो यह आता है आपका 280, और इसमें वापस एक डिजिट पे पॉइंट लगा दें तो 28.0, मतलब 28 आएगा ना। तो मान लेते हैं कि जो टंकी है वो 28 लीटर की है। 28 को इससे डिवाइड करोगे तो 5 लीटर पर आवर, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, और 7 से करोगे तो 4 लीटर पर आवर। लेकिन ये खाली करने वाला नल है तो इसको -5 लीटर पर आवर लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव होगी इसकी एफिशिएंसी। अब कह रहे हैं कि भरे हुए टैंक को, पूरा भरा हुआ टैंक है, ए से शुरुआत करके ए और बी को 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो टैंक कितने टाइम बाद में खाली हो जाएगा। तो अगर 1 घंटे ए को खोला, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, ऐसे चलेगा। तो ए से 5 लीटर खाली होगा, बी से 4 लीटर भरेगा, फिर 5 खाली होगा, फिर 4 लीटर। तो आप देखें हर 2 आवर में 1 लीटर खाली ही हो रहा है। अगर नेट हम देखें तो नेट 1 लीटर पर आवर खाली हो रहा है। तो 1 लीटर खाली होने में -1 लीटर में 2 आवर लग रहे हैं। अब जब खाली और भरने वाले दोनों नल होते हैं तो क्या, देखो क्या तरीका होता है, आपको सीधा इसको 28 लीटर नहीं बनाना है। आपको क्या करना है कि पहले ये जो स्टार्टिंग वाला वर्क है, ए वाला वर्क है ना, ये कम करके चलना है। मतलब 28 की जगह 5 कम, यानी 23 बनाते हैं पहले इसको हम, है ना। 23 बनाएंगे तो 1 को अगर 23 बनाएं तो इसका मतलब ये 23 से मल्टीप्लाई हो गया, 46 आवर लग जाएंगे। 46 आवर में 23 लीटर खाली हो गया। अब नेक्स्ट आवर में यानी 47th आवर में वापस ए को खोलेंगे तो ए 5 लीटर खाली कर देगा, तो और 5 लीटर खाली हो जाएगा अगले 1 आवर में। इसका मतलब पूरा 28 लीटर खाली हो गया, और 28 लीटर खाली होने में कितने आवर लगे, 47 आवर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 47 आवर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये सिंपल सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है वो सिंप्लीफाई करने पर आएगा। तो आप सीधा होल स्क्वायर कर दो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, 5 का हो जाएगा 25 जेड स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49 वाई स्क्वायर, और -2ab करेंगे, 7 इंटू 5 35, 2 70, 70 जेड इंटू वाई, और अगले में 49 जेड स्क्वायर, 25 वाई स्क्वायर, और प्लस का 70 जेड इंटू वाई, और माइनस का 49 जेड स्क्वायर, ये बन रहा है, ठीक है। तो देखो 70 जेड वाई से 70 जेड वाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उधर जेड स्क्वायर कितने हैं, 49, ये माइनस के, ये 49 माइनस के, तो जेड स्क्वायर तो बच गए 25, और ये 49 प्लस 25, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 49 और 25, तो ये आ जाएगा 74 वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 किलोग्राम मक्के को 51 रुपये पर केजी का 8 किलोग्राम मैच दिया हुआ आपको, ठीक है। तो 51, 1 किलो का मूल्य 51 है, तो 8 का हो गया 51 इंटू 8। फिर कह रहा है 68 रुपये पर केजी वाला 9 किलोग्राम है ना, 68 1 केजी का है,
तो 9 kg का हो गया ये दोनों टाइप के मेज जो है उसको मिलाया हमने, तो टोटल प्राइस इतना बना। अब ये प्राइस जो है वो पर केजी पे देखना है कि कितना होगा, ठीक है। पर केजी मतलब कितने किलो है, ये 8 + 9 यानी 17 kg है। तो 17 से डिवाइड कर दो, 1 kg का कितना बनेगा प्राइस, वो आ जाएगा। अब देखो 17 से आप इसको काट सकते हैं 3 बार और इसको 4 बार, ठीक है। तो ये 8 × 3 24 और 4 × 9 36 ऐड करेंगे, इसका मतलब पर केजी प्राइस कितनी आएगी, 60 रुपये। अगर दोनों को मिला दें तो 60 रुपये पर केजी हो जाएगी प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। अगला दिया हुआ है कि एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम 5 पानी की बोतल खरीदें और एक बोतल, मतलब 5 बोतल्स आप परचेज करेंगे तो एक आपको फ्री दी जाएगी। तो इसका मतलब टोटल बेची कितनी है तो 6 बेची है ना, मतलब मार्केट प्राइस तो 6 का हो गया, अंकित मूल्य तो 6 का हो गया, और उस पे एक फ्री है, तो मतलब एक बोतल की प्राइस की छूट है। अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो 6 का प्राइस लिखा हुआ है, 6 बोतल का टोटल प्राइस लिखा हुआ है, उस पे एक बोतल वाला प्राइस जो है वो डिस्काउंट में है, तो ये तो डिस्काउंट हो गया। मान लो एक बोतल 1 रुपए की है, तो 6 बोतल पे 6 रुपए लिखे होंगे, और 1 रुपए की एक बोतल फ्री है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 6 पे 1 का डिस्काउंट हो गया। इसको अगर परसेंटेज में बदल दें तो ये आ जाएगा आपका 16.67, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये टोटल डिस्काउंट परसेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आदि और दिया ए और डी मान लेते हैं ना, उनके पास कुल मिलाकर 1440 रुपये हैं। आदि की राशि का 3/10, मान लो आदि के पास ए रुपये है, उसका 3/10। दिया की राशि, मान लो दिया की राशि डी है, उसके 3/5 के बराबर है, 3/5 के इक्वल दिया हुआ है ना। तो यहाँ से अगर हम ए और डी, आदि और दिया की जो राशियां हैं उसका अगर अनुपात देखें, ये कट जाएगा, 2 को इधर लाएं तो 2:1 आ जाएगा, मतलब ए और डी का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो टोटल रुपए दोनों के पास हुए 3, और 3 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1440, ये मल्टीप्लाई होगा 480 से, इसका मतलब दिया के पास में कितने रुपए होंगे, 480 रुपीज़ होंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब ये इससे ज़्यादा आसान और क्या क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम में, देखो क्या दिया हुआ है कि इसको सरल कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखो 4 पावर है तो यहाँ पे 1 पावर बचेगी, ये 3 है तो यहाँ 5 बच जाएंगी, और ये 7 है तो यहाँ पे 2 बच जाएंगी, ठीक है। अब ए की पावर 1 बच गई, ठीक है, और बी की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे, -5 हो गया, सी को ऊपर शिफ्ट करेंगे, -2 हो गया, ठीक है। ये 3 आपको दिखेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक आयताकार एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है। मान लेते हैं 3:2 का रेशियो है, तो मान लो लेंथ जो है वो 3x है और ब्रेड्थ जो है या चौड़ाई जो है वो 2x है। एक बार 3x और 2x मान लो। परिमाप या पेरीमीटर 120। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसकी वैल्यू दे रखी है 120। तो 3 2 5 10x हो गए, मतलब x की वैल्यू 12 हो गई। अब हमें पूछा है इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 3x × 2x, ठीक है। तो 6x² हो गया, x² में x की वैल्यू 12 है तो मतलब 12 का स्क्वायर, तो 144 × 6 मतलब 864 है ना, 864 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, में दिया है कि स्वीटा और सुमन इनकी एज का रेशियो, करंट एज का रेशियो 4:5 है। 6 साल पहले ये 2:3 था। अब अगर 6 साल पहले जा रहे हैं, मतलब इधर भी 2 कम हो रहा है, इधर भी 2 कम हो रहा है, तो जो 2 कम हो रहा है वो एक्चुअल में 6 ईयर है, तो 2 की वैल्यू 6 ईयर्स है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 3 ईयर्स है, 3 साल है 1 की वैल्यू, ठीक है। और कह रहा है स्वीटा की वर्तमान मतलब ये वाली बतानी है, ये करंट एज बतानी है कितनी होगी, तो इसको 4 × 3 मतलब कितना हो जाएगा, 12 साल, तो 12 ईयर्स हो जाएगा। आंसर होगा डी ऑप्शन। आज आसान से क्वेश्चन है, ये 2 आ गए हैं ना, इसी तरह के सेम क्वेश्चन 2 पूछ लिए उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इनका माध्यक बताना, माध्यक मतलब मीडियन बताना है कितना होगा इस डेटा का। मीडियन क्या होता है, मिडिल वाली वैल्यू है ना, और अगर 2 वैल्यू मिडिल में है तो उनका एवरेज, यही होता है। तो एक बार काउंट कर लो कितने डेटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 है तो मतलब इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो 2 डेटा बीच में होंगे,
दो कौन से होंगे, तो एक तो 10 का आधा मतलब 5 नंबर वाला डेटा, और एक होगा आपका 6 नंबर है ना, उससे एक अगला। तो 5 और 6 नंबर के डेटा ढूंढ लो, छोटे से शुरू करना है ना। तो सबसे छोटा डेटा इसमें 11 एक हो गया, उसके बाद में है 12 दो हो गया, उसके बाद में है 13 तीन हो गया, उसके बाद में 14 14 चार हो गया, सॉरी एक 13 हो रहा है अभी, 13 चार हो गए। अब हमें पांचवा और छठा डेटा मिल जाएगा, तो फिफ्थ नंबर पे डेटा आएगा 14 और उससे बड़ा डेटा आएगा 15। और आपको पता है अभी 14 और 15 का एवरेज करना है, दोनों का औसत करें तो कितना आ जाएगा, 14.5। बस ये आपका मीडियन या माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो ट्राइंगल बना लो। एक साइन ए दे रखा है, सॉरी है ना, साइन ए आपको दिया हुआ है, और ए नहीं है ये, ठीक है। ए की वैल्यू नहीं है, ये आपको दिया हुआ है साइन ए। साइन ए 5/13 है, तो मान लो ये वाला एंगल ए है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, लंब बट्टे कर्ण। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनस, तो ये बचा 12, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। अब को से पूछा है, को से कितना होगा, आधार बट्टे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13, ये तो हो गया को से। -2 10 है, -2 इंटू 10, 10 क्या होता है, तो 10 होता है लंब बट्टे आधार, यानी कितना हो गया 5/12। उसके बाद साइन ए, साइन ए तो दे ही रखा है, कितना है 5/13, और 10 ए हो जाएगा 3 इंटू 5/12, ये 10 ए हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसका जो आपका एलसीएम है वो 13 इंटू 12 होगा, यहाँ भी 13 इंटू 12, तो वो तो हट जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 12 इंटू 12 मतलब 144, और ये 10 इंटू, तो ये 130 हो जाएगा, 10 इंटू 13 है ना, ये हो जाएगा 12 इंटू 5 60, और प्लस ये हो जाएगा 15, 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 करेंगे, इसका मतलब 45, और 195, 195, ये बच गया आपका 14, और ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 255। तो 14/255 होगा। यहाँ पे ध्यान रखना ये ए नहीं दिया हुआ है, ये साइन ए है, इसमें साइन ए है, ठीक है, साइन ए की वैल्यू गिवन है, और आगे आपको एक वैल्यू पूछी है, तो नॉर्मल है, ट्राइंगल बना के और आप सबकी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर है 92 सम संख्या है। अब देखो फर्स्ट 92 का पूछा है, तो 92 कितने भी नंबर हो, अगर n इवन नंबर या सम संख्याएं लेते हैं तो उनका औसत होता है n+1, इसका मतलब 92 लिए हैं तो मतलब 92 + 1, और 92 + 1 मतलब 93, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 93 आंसर होगा, डायरेक्ट ही करना है, इसमें कुछ था ही नहीं। फिर कह रहे हैं कि ये 94,87,500, ये एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन थी 2 साल पहले, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रवास के कारण या फिर वहाँ से माइग्रेशन की वजह से हर साल 8% की कमी हो रही है इसमें, है ना। तो 2 साल बाद में, सॉरी अभी की जो जनसंख्या वो कितनी है, करंट जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, देखो 948,755 ये है। अब 8% कम हो रहा है, इसका मतलब 92% रह जाएगा एक साल बाद, और एक और साल बाद में उसका फिर से 92% रह जाएगा ना। तो ये जो डेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, और इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये लगभग 80,30,220, यानी ए ऑप्शन के करीब आएगा ये, ठीक है। तो इसको आप यूनिट डिजिट से या जैसे भी आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो हम इसको सोल्व करना चाहें, 2 × 2 4, 4 × 5 20, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ रहा है, तो इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको और सरल करना चाहिए तो लिख लो, ये 23 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और 25 से इसको काट सकते हैं, 25 × 3 75 हो गया 75, और ये 25 यानी 15 4 19 198, 25 × 7, और फिर बचा आपका 23 237 यानी 9, और फिर 12 यानी 5, ठीक है। अब यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, उससे आपका आंसर बन जाएगा इसमें, ठीक है। 2 0 हटा दिए हमने, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 10, 10 × 3 30, एक डिजिट तो 0 आएगी। फिर सेकंड डिजिट जो है वो आप चेक कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, सेकंड डिजिट से भी आइडिया लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर आगे और मल्टीप्लाई करना। सेकंड कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड करें तो -5 बचेगा, यहाँ पे -8 बचेगा, और यहाँ पे 23 बच रहा है। 8 × 5 40, 40 × 23 मतलब सेकंड डिजिट जो है वो आपकी 40
इंटू 23, 23 इंटू 4 92, 8 मतलब 2 आएगी सेकेंड डिजिट। 2 आएगी तो 2 तो 3 ऑप्शन में है ना, तो इसका मतलब चेक करना ही पड़ेगा, कर लेना आप इसको चेक आगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें सीधा पूछा हुआ देखो, ए अपॉन बी कितना है 2/3, और बी अपॉन सी कितना है 5/7। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी ए अपॉन बी और बी अपॉन सी को मल्टीप्लाई करें तो 2/3 और 5/7, 2/3 5/7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बी कट जाएगा, यानी ए अपॉन सी कितना बचा, तो 10/21। और हमें उल्टा पूछा है कि सी अपॉन ए बताओ कितना आएगा, तो 21/10, ठीक है। सी रेशियो 1, यही तो पूछा है ना, सी रेशियो मतलब 21/10, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये 75, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके हो गए, जो 25 क्वेश्चन सारे थे, हालांकि 5 क्वेश्चन और भी होते हैं मेंस के अंदर तो, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस पेपर में जो प्री का प्रैक्टिस पेपर है उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो इसलिए 25 ही है इसमें, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन भी सिंपल है, बिल्कुल आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए अगले पेपर सॉल्यूशन में फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।